चलिए, तो देखो इस तरह से, तो हमें क्या, अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर ट्रैक पर चलती है और उसका फुट पॉइंट किसको बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोले। प्रोजेक्शन कैसे, मान के चलो ये एक लाइन है, कोई भी बॉडी इस लाइन के अबाउट इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक पर चलती है, तो उस बॉडी से इस लाइन पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करें। ये पॉइंट की लोकेशन कभी यहाँ होती है, कभी यहाँ पे, कभी इस तरह, बार बार चेंज होती है। और ये डायमीटर है, सपोज इस पूरा इसका ये डायमीटर है ना। तो अगर हम प्रोजेक्शन की बात करें तो इस लाइन पर यहां से परपेंडिकुलर लाइन मींस 90 का एंगल जो बनाएगी, फिर इस पॉइंट से, क्योंकि कुछ टाइम के बाद ये बॉडी कहां पे चली जाती है, इस पॉइंट पे आ जाती है, फिर यहां से प्रोजेक्शन डालेंगे तो ये 90 बनाता है, फिर यहां से उधर यहाँ पे, मींस हर बार अलग अलग जगह उसकी लोकेशन है, तो फुट पॉइंट भी। लेकिन ओवरऑल अगर देखोगे, अगर हम इसको ओरिजिन बोले, इक्विलिब्रियम पॉइंट बोले, तो पहले ये वाला फुट पॉइंट यहाँ है, फिर यहां से होते हुए यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ और वापस आता है, लगातार इसका वाइब्रेशन रहता है। बॉडी सर्कुलर रास्ते से चलती है, लेकिन उसका जो फुट पॉइंट है वो ऑसिलेट करता है। उसी तरह से यहाँ पे देखो कि बॉडी की लोकेशन लगातार बदलती है, लेकिन उसका जो ओरिजिन है उसकी लोकेशन एक सर्कुलर, एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग चलती है, वाइब्रेट करती है। तो इसको जो वेक्टर बॉडी की पोजीशन को लगातार रिप्रेजेंट करता है वो है किस फॉर्म में, रोटेट होता है। तो कोई भी वेक्टर जो रोटेटिंग वेक्टर फॉर्म में है, जो रोटेटिंग फॉर्म में है, उसको हम कैसा वेक्टर बोलते हैं, रोटेटिंग वेक्टर। और रोटेटिंग वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं, जो किसी क्वांटिटी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फेजर। क्या बोलते हैं, फेजर। अब ये फेज क्या था, 11th में याद होगा, फेज से मतलब क्या है। फेज होता था जो किसी बॉडी की पोजीशन को और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। जैसे आप मून को देखते हो, मून को ये बताते हैं कि 15 दिन के बाद पूर्णिमा आती है और 15 दिन के बाद फिर अमावस्या होती है, सब जानते हैं, ये बात सुनी है सबने, मैं समझता हूं। जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन मून पूरी रात दिखाई नहीं देता, और जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन पूरी रात मून दिखाई देता है, अगर बादल ना हो, कोहरा ना हो, वगैरह वगैरह, जो अलग से रीजन है। अगर हमारा आसमान पूरी तरह से साफ है तो पूरी रात दिखाई देगा। इन 15-15 दिन के गैप में ये देखा होगा कि कभी मून की लोकेशन ईस्ट में दिखाई देती है, तो शुरुआत कभी वेस्ट से होती है, कभी मून ईस्ट में निकलता है तो कभी वेस्ट में निकलना शुरू होता है, मतलब लोकेशन के अकॉर्डिंग है, देखोगे। तो ये जो मून की अलग अलग पोजीशन है, अब आपके अकॉर्डिंग पोजीशन तो अलग हो गई कि ईस्ट में, वेस्ट में, और ईस्ट वेस्ट में भी कोई जरूरी नहीं हर रोजाना डायरेक्शन, रोजाना उनकी पोजीशन चेंज होती है। तो पोजीशन और आपके अकॉर्डिंग उसकी डायरेक्शन, उसने अपनी पोजीशन चेंज की तो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में हो। तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी बॉडी की पोजीशन को, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। कोई बोले पोजीशन कहाँ है, हापुड़ में, लेकिन हापुड़ में भी कहां पर, तो डायरेक्शन से पता चलेगा ना फिर। तो जो बॉडी की पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, दैट इज फेज। उसको क्या बोला जाता है, उस क्वांटिटी को, फेज। और उसकी पोजीशन को बताने वाले को क्या बोलेंगे, फेजर। अब यहां देखो जरा, ये जो रोटेटिंग वेक्टर है वो वेक्टर जरूरी नहीं रोटेटिंग हो, हमने इस तरह भी पढ़ा है। यहां पे बॉडी है, ये एक वेक्टर है, इस वेक्टर को क्या बोलोगे, पोजीशन वेक्टर। ये बॉडी कुछ देर के बाद यहाँ पे आ जाती है, फिर दूसरा ये वाला ड्रॉ किया, क्या हो गई, ये भी क्या है, पोजीशन वेक्टर। लेकिन यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट किया, इसको कौन सा वेक्टर बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये 11th में पढ़ चुके। वेक्टर क्या होता है, जो किसी बॉडी की पोजीशन, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हम पढ़ा था। तो यहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है कि उसकी लोकेशन, ओरिजिन, सेंटर सर्कुलर ट्रैक का, और रिप्रेजेंट करने वाला कौन है, उस बॉडी की लोकेशन को कौन रिप्रेजेंट करता है, रोटेटिंग वेक्टर। क्यों रोटेटिंग वेक्टर नाम दिया, क्योंकि लगातार सर्कुलर रास्ते से चलता है और इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती।
एक बात देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान से, ये आखिर मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसमें कुछ डायग्राम हमें बनाने होते हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें बतानी होती हैं, तो इसलिए इसको समझना जरूरी है। जरा ये देखो, अगर बॉडी की पोजीशन यहाँ पे है तो इसके पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने क्या बोला, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर से। तो अभी तो वेक्टर ये हो गया, लेकिन बॉडी कुछ टाइम के बाद यहां से यहां पे शिफ्ट हो जाती है, यहां पे आ जाती है। अब आप किससे रिप्रेजेंट करोगे, यहां से ऐसे। सपोज ये पॉइंट ए और यहां पे पॉइंट बी। अब जरा एक चीज देखो बच्चों, क्या ये वाले वेक्टर की का मैग्नीट्यूड, वेक्टर का मैग्नीट्यूड से मतलब लेंथ, और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है? नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है, दोनों में डिफरेंस है। लेकिन रोटेटिंग वेक्टर में मैग्नीट्यूड इक्वल ही रहता है। क्यों रहता है इक्वल? बॉडी की ये जो यहाँ पे बॉडी है, यहाँ पे हो सकती है, यहाँ पे इस बॉडी की हर बार पॉइंट ओ से इक्वल ही डिस्टेंस रहती है, लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस इक्वल नहीं थी ओरिजिन से। यहाँ पर ये डिस्टेंस है, यहाँ पर ये है। हाँ, डायरेक्शन पोजीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने वेक्टर से इसको रिप्रेजेंट किया है। और ये एक लाइन और मैं ड्रॉ करता हूं, और वेक्टर फॉर्म में ये क्या है, इसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो रोटेटिंग वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है, किसी बॉडी की पोजीशन और डायरेक्शन। और मैंने बोला पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक क्वांटिटी का नाम और भी दिया हुआ, क्या, फेज। और जो रिप्रेजेंट करने वाला होगा दैट इज फेजर। तो ये क्या है, इसका फेजर। समझ आ गया? तो फेजर क्या होता है, जो किसी बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब हम बात क्या किसकी कर रहे हैं, यहाँ पर मैकेनिक्स की तो बात नहीं कर रहे कि किसी बॉडी की, यहाँ पर किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी। और वो भी किस तरह की इलेक्ट्रिसिटी है, करंट, लेकिन ऑल्टरनेटिंग वे में। तो आपको किस किस की पोजीशन रिप्रेजेंट करना होगा, यहाँ पे करंट की और वोल्टेज की। तो करंट और वोल्टेज को हमने किसकी फॉर्म में ले लिया, बोले सर करंट और वोल्टेज की पोजीशन कैसे पता चलेगी? तो इमेजिनेशन है बच्चों कि वायर में अगर फ्लो करती है तो क्या रहता होगा। जब जनरेटर चलती है तो मैंने बताया था जनरेटर की आर्मेचर रोटेट होती है। जनरेटर चलती है तो उसकी आर्मेचर रोटेट होती है। आर्मेचर जब रोटेट करती है तो इमेजिनेशन करते हैं कि वोल्टेज इतना बनती है, करंट की वैल्यू इतना रहती है, कितना डिग्री आगे चलती है। जैसे मैंने बताया था ग्राफ फॉर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से। रियल में देखा जाए तो वोल्टेज तो वायर में चलती है भाई, किसी वायर के एंड्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस होगा जिसको हम वोल्टेज बोल रहे हैं। करंट फ्लो करती है, ऑल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं। ऑल्टरनेटिंग क्यों बोल रहे हैं ये क्लियर कर चुका हूं। मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम, टाइम के साथ साथ चेंज होता है, एंड रिवर्सेस पीरियोडिकली, लगातार रिवर्स होते रहती है पीरियोडिकली वे में। मींस एक फिक्स टाइम ऑफ इंटरवल के बाद डायरेक्शन चेंज होती है। पीरियोडिकली का मतलब क्या है, रिवर्सिस पीरियोडिकली का मतलब क्या है, ये टाइम फिक्स टाइम के बाद डायरेक्शन चेंज करता है। ऐसा नहीं कि पहली बार 1 सेकंड के बाद तो दूसरी बार 2 सेकंड के बाद। अगर पहली बार 1 सेकंड के बाद डायरेक्शन चेंज की है तो फिर भी 1 सेकंड के बाद ही चेंज करेगा। इसलिए हमने इसको कैसा करंट बोला है, ऑल्टरनेटिंग। तो याद रखना तो याद रखना ऑल्टरनेटिंग करंट किसको बोलते हैं, पहले ये क्लियर होना चाहिए। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, हुज मैग्नीट्यूड चेंजेस विद टाइम एंड रिवर्सेस पीरियोडिकली। जिसका मैग्नीट्यूड चेंज होता है और डायरेक्शन चेंज होती है उसको हम ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब करंट रिप्रेजेंट होता है, करंट पैदा होती है किससे, जो हम नॉर्मल वे में देखो करंट इंड्यूस कराने के मैंने बताया था मैग्नेटिक फ्लक्स से, सोलर सिस्टम से, कई सारे रास्ते हैं। लेकिन जो हम ज्यादा बड़े लेवल पे यूज करते हैं, इंड्यूस कराते हैं, वो किससे कराते हैं, जनरेटर से। आपने देखा वो टरबाइन लगा के रखते हैं, डैम पर
वहां भी प्रोसेस क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया जाता है, ईएमएफ जनरेट होती है, सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट पैदा होती है इस तरह से। तो अब ये वाला जो, अब ये जो मैंने एक नई क्वांटिटी बताई है, फिर से समझो, ऑल्टरनेटिंग करंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद हमारा क्या था कि हमने पढ़ा है किसी बॉडी की पोजीशन और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली क्वांटिटी दैट इज फेज, और जो उस क्वांटिटी की लोकेशन को बताएगा टाइम टू टाइम जाके, उसको बोलेंगे फेजर। अब यहां पे कौन बता रहा है इसकी पोजीशन को, ये वेक्टर, किसके रेस्पेक्ट में, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। और इस फेजर, इस रोटेटिंग वेक्टर को ही हम क्या बोलते हैं तब, फेजर। अब इसके बाद फेजर डायग्राम आता है। फेजर डायग्राम क्या होता है वो भी समझ लो। तो फेजर किसको बोलेंगे, अ रोटेटिंग वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन एंड पोजीशन ऑफ द क्वांटिटी। वो कैसी भी क्वांटिटी हो सकती है, उसको फेजर बोलेंगे। लेकिन यहां बात किसकी चल रही है, वोल्टेज और करंट की, है ना। तो यहां पे क्या बोला जाएगा, द क्वांटिटी विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन एंड डायरेक्शन ऑफ द वोल्टेज एंड करंट इज कॉल्ड फेजर। और फेजर, ऐसा फेजर जो करंट की पोजीशन डायरेक्शन को ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करता है, उसे क्या करते हैं, फेजर डायग्राम। वो कैसे बनाएंगे वो देखें जरा। देखो जरा, मान के चलते हैं हमारी वोल्टेज का जो ईएमएफ है, अभी देखो इक्वेशन हमने ये पढ़ा था, E इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा। इसका मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू तो फिक्स रहती है। जब जनरेटर रोटेट होती है, लास्ट चैप्टर में पढ़ा है कि जब आर्मेचर रोटेट होती है तो रोटेटिंग की कंडीशन में फ्लक्स में चेंज होता है। इसके अंदर से पास होने वाली फ्लक्स में चेंज होता है। तो मैक्सिमम भी वैल्यू होती है, जीरो भी जाती है। मैक्सिमम कहां तक, ई नोट तक। मिनिमम कहां तक, जीरो तक, है ना। जैसे ये वाला मैंने अभी ग्राफ बताया, मान के चलो मैं करंट की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता हूं और रोटेटिंग वेक्टर से कर रहा हूं, है ना। रोटेटिंग वेक्टर से करता हूं, ये रोटेटिंग वेक्टर है। तो रोटेटिंग वेक्टर है, इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया कि रोटेटिंग वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम है। लेकिन रिप्रेजेंट कहां से होगी वैल्यू, यहां से, इसके अकॉर्डिंग, डायमीटर के अकॉर्डिंग। तो किसी टाइम पर वैल्यू इतना मिलती है। अगर ये रोटेटिंग वेक्टर की लोकेशन यहां हो जाती तो वैल्यू और थोड़ा ऊपर चली जाती। जब ये रोटेटिंग वेक्टर इस पॉइंट पे आता है, अपना एक्सट्रीम पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर, तब वैल्यू कितना हो जाती, मैक्सिमम। और मैक्सिमम कितना है, ई नोट, सॉरी करंट की बात कर रहा हूं, तो आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा। तो उस टाइम पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू कितना, आई नोट। यहां भी वैल्यू कितना, आई नोट। ये भी वैल्यू कितना, आई नोट। मींस इस पूरे सरकमफेरेंस की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, आई नोट, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू आई नोट है। लेकिन इसके रेस्पेक्ट में यहां पर इसका एक प्रोजेक्शन ड्रॉ करते हैं। ये वाली जो वैल्यू होगी, ये वैल्यू बोलेंगे इंस्टैन्टेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। क्यों बोलते हैं, अगर मैं इसके अकॉर्डिंग ग्राफ को प्लॉट करता हूं, तो देखो ग्राफ किस तरह से प्लॉट करेंगे, यहां देखो जरा। ये ओरिजिन, ये रोटेटिंग वेक्टर, ये कभी यहां पे, कभी यहां, और मैक्सिमम। लगातार वैल्यू बढ़ती है। शुरुआत सपोज यहां से हुई है, लगातार वैल्यू बढ़ती जा रही है, किसकी, करंट की। ध्यान से देखना,
ये भी आई नोट, ये भी आई नोट क्योंकि रोटेटिंग वेक्टर, ये भी आई नोट। हाँ, इसके रेस्पेक्ट में यहां देखा जाए तो 0, फिर यहां से देखा जाए तो ये वाली वैल्यू है, यहां पर ये आती है, यहां पर ये आती है, और यहां मैक्सिमम हो जाती है, यहां आई नोट हो जाती है। इस तरह से वैल्यू चलती है। अगर इसका ग्राफ मैं प्लॉट करता हूं तो देखो ये बच्चों, ये लोकेशन क्या है, ओरिजिन, ये ओरिजिन, ठीक, इस तरह से ये ओरिजिन है। शुरुआत में वैल्यू लगातार बढ़ते जाती है। देखो रोटेटिंग वेक्टर जैसे जैसे अपनी पोजीशन को चेंज करता है, तो अगर यहां होता रोटेटिंग वेक्टर ये वाला, तो वैल्यू कितना आती, ये वाली। रोटेटिंग वेक्टर की लोकेशन यहां होती तो वैल्यू कितना आती, ये वाली। उसी तरह से ग्राफ भी हमारा, और मैक्सिमम कहां पे, यहां पे, है ना। मैक्सिमम कितना गया है, यहां से लेके यहां, तो इसी तरह से इधर। तो ग्राफ में ये बनाएंगे हम, और सपोज यहां पे आने में उसको कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। कितना टाइम लग रहा है यहां तक आने में, 1 सेकेंड। तो अगर हमें इसको बनाना है और हमने इसके अकॉर्डिंग क्या लिया, टाइम, तो 1 सेकेंड में ये इसी तरह से नीचे भी 1 सेकेंड में यहां। अब रोटेटिंग वेक्टर वापस फिर नीचे आएगा तो ग्राफ भी नीचे चलेगा। तो 1 सेकेंड तो ये हो गया बच्चा, 1 सेकेंड तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट 1 सेकेंड लगा होगा उसे, रोटेटिंग वेक्टर को यहां तक 1 सेकेंड, फिर यहां 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड, फिर 1 सेकेंड। मींस टोटल कितना लगा है पूरा 1 ऑसिलेशन करने में, 4 सेकेंड। तो यहां तक 1, फिर यहां पे कितना हो गया, 2 टाइम 2 सेकेंड हो चुका। अब ये किधर चलेगा, नीचे की तरफ, क्योंकि रोटेटिंग वेक्टर यहां नीचे आएगा तो ग्राफ भी नीचे चलेगा। मैं समझता हूं समझ आ गया होगा ये। अगर दोनों को एक साथ बनाना होगा तब किस तरह से बनाएंगे वो देखना है। तो अभी हमने बात की रोटेटिंग वेक्टर के थ्रू करंट की पोजीशन को, करंट की वैल्यू को। अगर दोनों एक साथ बनाने तो कैसे करना होगा। इस तरह से। अब देखो मैंने 2 सर्कल बनाए हैं बच्चे यहाँ पे। अब ये 2 आखिर क्यों बनाए हैं, इसका रीजन समझ। एक तो किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, एक सर्कल पे तो एक रोटेटिंग वेक्टर होगा, अल्टरनेटिंग करंट। हाँ जी, हाँ, वेरी गुड। एक सर्कल पे तो एक रोटेटिंग वेक्टर होगा, दूसरे सर्कल पे दूसरा रोटेटिंग वेक्टर होगा। कुछ बच्चों के मन में ये भी आ सकता है कि सर दोनों एक सर्कल पे भी तो चल सकते हैं। तो आपको एक बात बता दूं, आप अपने घर के अंदर चाहे चेक कर लेना, ये जब करंट आता है तो आप अमीटर भी लगाते हो करंट को मेजर करने के लिए, आप वोल्ट मीटर भी लगाते हो वोल्टेज को मेजर करने के लिए। आप दोनों मीटर से मैं तो कुछ तो एक ही बार में आपने घर पे मीटर से करंट को मेजर करते हो, वोल्ट मीटर से वोल्टेज को मेजर करते हो। लेकिन जरा एक चीज सोची कभी, क्या एक ही टाइम में दोनों की वैल्यू एक साथ इक्वल मिलती है? ऐसा नहीं हुआ होगा। आपके घर में जो वोल्टेज आप पढ़ते हो मीटर के अंदर 220, 200,
210 टू 190, मीन्स फ्लक्चुएशन वो अलग अलग रहता है, लेकिन हम बोलते हैं कि 220 वोल्ट हमारे घर के अंदर चलती है। लेकिन इतना एम्पियर नहीं देखा होगा, एम्पियर हमेशा कम ही रहता है। बोले सर ऐसा क्या जरूरी है, हम तो वायर की थिकनेस को बढ़ा देंगे, क्योंकि याद आ रहा होगा रेजिस्टेंस लॉ के अकॉर्डिंग, आर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, R इक्वल टू रो L अपॉन ए, कि अगर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, देखो एक पतली पाइप है, एक मोटी पाइप है, पतली पाइप के अंदर से कम वाटर की क्वांटिटी फ्लो करती है, और अगर थिकर पाइप है, मोटा पाइप है, तो उसके अंदर से ज्यादा क्वांटिटी फ्लो करेगी। बोले सर आप बोल रहे हो ज्यादा एम्पियर नहीं आते, घर के अंदर वायर पतली होती है, चलो इसलिए हम कम एम्पियर आते हैं। अगर हम डायमीटर बड़ा कर दें तो हम तो 220 से भी ज्यादा एम्पियर फ्लो करेंगे वायर के अंदर। कर सकते हो, इम्पॉसिबल नहीं है, खर्चा बहुत होगा। खर्चा क्यों करें बेकार, इसीलिए हम रियल में भी जब डायग्राम से रिप्रेजेंट करते हैं दोनों को, तो करंट के वेक्टर को छोटा बनाते हैं। करंट को किस तरह का सर्कल लेते हैं, स्मॉल सर्कल, और वोल्टेज को किस सर्कल पे दिखाते हैं, बड़े सर्कल के ऊपर। तो याद रखना, कई बार मन में आ सकता है कि आखिर हम करंट को स्मॉल सर्कल पे और वोल्टेज को बिगर सर्कल पे क्यों लेते हैं। तो रियल लाइफ में भी बताया ना मैंने, वोल्टेज हमेशा मीटर में अगर दोनों को एक साथ मेजर करोगे, बहुत कम चांसेस है, बहुत कम है। मैंने कहा ना, हो सकता है कि वोल्टेज आपकी कम रहे, एम्पियर ज्यादा रहे, हालांकि वो नुकसान रहेगा क्योंकि उससे डैमेज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपको रियल बता रहा हूं, रियल लाइफ में भी वोल्टेज ज्यादा होगी, करंट कम होगा। तो हमने क्या करते हैं, अगर ये वाली कंडीशन है, ऑल्टरनेटिंग के केस में डीसी में आप कर सकते हो घर के अंदर कि कम वोल्टेज, एम्पियर ज्यादा ले रहे हो, मान लो 1 या 2 वोल्ट या उससे भी कम वोल्ट है, एम्पियर ज्यादा यूज कर रहे हो, क्योंकि वहां ऐसा कर सकते हैं कम वोल्टेज के केस में। लेकिन हाई वोल्टेज पर जो एसी के लिए हम यूज करते हैं, वहां पर ज्यादा एम्पियर को लाना बड़ा मुश्किल रहता है, ठीक है ना। तो इसीलिए हम जब इसको करेंगे अपनी बुक के अब पढ़ेंगे, तो याद रखना, कभी भी मैं फेजर या फेजर डायग्राम जब बनाऊंगा तो स्मॉल लाइन से रिप्रेजेंट किसको करेंगे, करंट को, और जो बिगर लाइन होगी, बिगर वेक्टर होगा, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, उसको किसके लिए यूज करेंगे, वोल्टेज के लिए। तो दोनों के लिए एक ही लाइन अगर मैं ड्रॉ करता हूं, ये वाला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, आई नोट को, और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ई नोट को। समझ आ गया होगा। इस लाइन पर कौन सा वेक्टर चलेगा, वोल्टेज, और इस छोटे सर्कल पर कौन सा वेक्टर चलेगा, करंट के लिए। अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करें, क्योंकि ये लगातार ऐसे घूमेंगे दोनों एक साथ, अगर इनका ग्राफ ड्रॉ करें तो उसके लिए क्या होगा, अब वो देखो जरा। अब जरा बच्चों एक चीज और समझना इन दोनों को लेके, वोल्टेज और करंट। अब हम जब अपना आगे के टॉपिक करेंगे तो हम पढ़ते हैं इनमें फेज डिफरेंस। फेज से समझ आ गया, ऐसा वेक्टर जो किसी की पोजीशन डायरेक्शन बताएगा। फेज डिफरेंस जो दोनों, कोई दो बॉडी है या किसी एक ही बॉडी की अलग अलग टाइम पर पोजीशन डायरेक्शन के बीच जो डिफरेंस बताती है, दैट इज फेज डिफरेंस। जैसे अभी कोई बॉडी यहां पे है, ये फेज थोड़ी देर के बाद यहां चला जाता है, तो कितना फेज डिफरेंस बना, ये एंगल बनेगा, है ना। उसको एंगल से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ओरिजिन से रोटेटिंग, मैंने बोला ना फेजर का क्या रोल है, जो रोटेटिंग वेक्टर की टर्म में आएगा, लीनियर वे में नहीं। वहां पे लीनियर वे में हम किसको से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। याद रखना, यहां पर रोटेटिंग की बात करेंगे तो रोटेटिंग को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फेज डिफरेंस, और फेज डिफरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं फाई से। वैसे एंगल बोलते हैं, लेकिन फाई इसके लिए स्पेशली फाई ले लेते हैं, थीटा से रिप्रेजेंट न करके फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर अकेला है तो एक वेक्टर, दोनों एक साथ है तो दोनों, और दोनों सेम फेज में है। सेम फेज क्यों, मान के चलो आप ऐसे खड़े हो जाते हो, इमेजिन करो
कि आज आपको सन भी दिखाई देता है और उसी के से थोड़ा पहले, थोड़ा नीचे, या ये कहो कि आप जब देखते हो तो आपको ऐसा लगता है कि उसी लाइन में मून भी आ गया और उसी लाइन में सन भी आ गया। तो क्या हुआ, दोनों सेम फेज में है। हालांकि दोनों सेम फेज में आते हैं, सेम फेज में भी आते हैं। देखा होगा जिसको आप बोलते हो क्या, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आते हैं सेम फेज में भी। उस टाइम पे ये कंडीशन बनती है जब ऐसा कोई भी होता है। सूर्य ग्रहण में अर्थ और सन के बीच कौन आ जाता है, मून, ठीक है ना। खैर वो सारी चीजें, तो इस वे में हमारी ये चीजें चलती हैं। लेकिन अगर दोनों के बीच कुछ डिफरेंस आ जाए कि करंट हमारा यहाँ पे रहे और वोल्टेज यहाँ, तब क्या होगा उनके बीच, फेज डिफरेंस। तो अभी मैं फेज डिफरेंस की बात नहीं करूंगा, मैं ये कंसीडर करके चलता हूं कि वोल्टेज और करंट हमारा दोनों सेम फेज में रहते हैं। सेम फेज से मतलब क्या है, अब इमेजिन कर लेके आता हूं कि मैं वापस सर्किट में, जब हमारी जनरेटर चलती है तो जनरेटर चलने के साथ आर्मेचर रोटेट होती है। तो रोटेटिंग के टाइम पर ये समझो कि जब करंट की मैक्सिमम वैल्यू होती है तभी वोल्टेज की भी मैक्सिमम वैल्यू होती है।